हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम प्राइड ऑफ सेकंड प्रिंस के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। प्रिंस लान वांगजी जो कि बिना बताए जंगल में चले गए थे क्योंकि उनका घोड़ा यानी कि जो उनका सबसे पसंदीदा घोड़ा था ना, वो भाग गया था और उसका पीछा करते करते प्रिंस लान वांगजी कब घने जंगल में पहुंच गए किसी को पता ही नहीं चला, नहीं तो उन्हें भी पता चला और तभी उन पर एक असैसिन ने अटैक कर दिया था। लेकिन किस्मत से वो ज़्यादा घायल नहीं हुए। प्रिंस लान वांगजी को उनके सोल्जर्स ने असैसिन से बचा लिया था और फिर उन्होंने प्रिंस लान वांगजी को असैसिन का रेड रिबन ला करके दिया था। वो असैसिन कोई और नहीं, छोटे से विलेज के जियांग फैमिली का एडॉप्टेड बेटा वे वुशियान था। लान वांगजी उस रेड रिबन को अपने पास संभाल कर रख लेते हैं क्योंकि प्रिंस वांगजी को उस रिबन को देखकर यकीन था कि ये रेड रिबन उस असैसिन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत खास था और वो इसे लेने ज़रूर आएगा। वांगजी अपने सोल्जर्स के साथ लैंड किंगडम वापस पहुंचते हैं। उन्हें पता तो था ही कि क्या होने वाला है। जब किंग लैनशिंग हेंगजुन, शिचेन, ये शिवू और लानकुरेन को इस सब के बारे में पता चला कि वांगजी पर असैसिन ने अटैक कर दिया है और वो घायल हो गया है, तो वो सब बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके थे और वरिड हो जाते हैं। वो सब जब वांगजी के पास पहुंचे तो हीलर वांगजी के घाव को क्लीन करके उस पर मेडिसिन अप्लाई कर रहे थे। किंग लैन को देखते ही हीलर ने उन्हें बो किया और कहा, या मैजेस्टी, मैंने प्रिंस वांगजी की चोट पर मेडिसिन अप्लाई कर दिया है और बहुत जल्दी वो ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन तब तक इन्हें में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इनकी किस्मत अच्छी थी जो घाव ज़्यादा गहरा नहीं है। लानशिंग हेंगजुन काफ़ी गुस्से में थे क्योंकि वांगजी बिना बताए ही अकेला चला गया था। वो कहते हैं, वांगजी, क्या तुम चाहते हो कि किसी दिन मेरी जान चली जाए, या तुम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हो? तुम लैंड किंगडम के जनरल हो, सेकेंड प्रिंस होने के साथ तुम हमारी सेना का नेतृत्व करते हो। तुम्हें अपनी कोई फिक्र नहीं है ना? तुम्हें बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है ना? भांगजी, अगर तुम गए थे, अगर तुम्हें जाना ही था तो अपने साथ तुम सोल्जर्स को क्यों नहीं लेकर के गए? भांगजी, अगर तुम अकेले ना गए होते तो तुम्हारे साथ ये सब ना होता, तुम्हें ये सब फेस ना करना पड़ता। भांगजी चुपचाप बैठा हुआ था और अपने फादर की सारी बातें सुन रहा था। तभी वो कहता है, फादर, आप मुझसे ये बात बोल रहे हो, लेकिन उस वक्त पर मैं और मदर पैलेस में थे, तब भी तो हमारे ऊपर असैसिन्स ने अटैक कर दिया था। चारों तरफ सोल्जर्स थे, तब भी तो मेरे सामने मेरी मदर ने अपनी लाइफ को खो दिया हमेशा के लिए। लानशिंग हेंगजुन, शिचन, ये शिवू और लान कुरेन सब शॉक्ड हो गए थे। किंग लैन को बहुत हर्ट होता है। वो कहते हैं, वांगजी, तुम कब तक मुझे उस बात के लिए सुनाते रहोगे? वांगजी कोल्ड हार्टेड पर्सन की तरह बात कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे बहुत हर्ट हुआ था जब उसकी मॉम ने उसके सामने अपनी आखिरी सांसें ली थी। वांगजी कहता है, फादर, अगर आपने मदर को अपना थोड़ा टाइम दिया होता, अगर आपने उनके साथ थोड़ा टाइम बिताया होता जैसा वो चाहती थी, तो शायद आप उस दिन उनकी जान न जाने देते। ये सुनते ही लानशिंग हेंगजुन तेज आवाज में बोले, वांगजी, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी वजह से तुम्हारी मॉम की जान गई? अचानक से उनके कदम लड़खड़ा गए क्योंकि उनकी एज भी हो रही थी और तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। ये देखते ही शिचन और ये शिवू ने तुरंत लानशिंग हेंगजुन को संभाला। वांगजी भी अपने फादर के लिए वरीड था, लेकिन वो अपनी जगह पर बैठा हुआ था, उठा भी नहीं क्योंकि आज भी वो अपनी मॉम की डेथ को भूल नहीं पाया था। उस हादसे को, उस सदमे को, उस डरावने पल को उसे अच्छे से याद था कि उस दिन उसकी मदर ने उसके फादर यानी लानशिंग हेंगजुन से बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि वो उनके साथ रहे, लेकिन लानशिंग हेंगजुन एक ट्रीटी के लिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं थी फिर भी चले गए थे। अगर वो उस दिन क्वीन लान ई के साथ होते तो ये सब ना हुआ होता। लाशिचन अपने फादर को लेकर उनके रूम में गए। किंग लैन बहुत ही परेशान थे। वो कहते हैं, देखा तुम सब ने
शिचन, ये शिवू, लानकुरन, वांग जी आज भी मुझे अपनी मदर की डेथ का जिम्मेदार समझता है। अगर मुझे पता होता कि उस दिन लान ई मेरी वजह से जान गंवा देगी तो मैं उसकी जगह वो तलवार अपने ऊपर ले लेता। शिचन, क्या वांग जी कभी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा, मुझसे अच्छे से बात नहीं करेगा? मैं उसका फादर हूँ, मुझे बुरा लगता है। कैसे बताऊं कि उस दिन हमारी फैमिली के साथ। तभी शिचन कहते हैं, फादर प्लीज़ आप शांत हो जाइए। आपको पता है ना कि वांग जी मदर से कितना ज़्यादा अटैच्ड था। वो आपसे भी बहुत प्यार करता है, लेकिन वो सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है आज तक। वांग जी आपको हेट नहीं करता है फादर, वो मदर से बहुत प्यार करता था, तो उसे लगता है कि शायद आपने मदर को ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि आप मदर से कितना ज़्यादा प्यार करते थे। फादर आप परेशान मत होइए, मैं वांग जी से बात करूँगा, प्लीज़ आप रेस्ट करिए। ये शिवू थोड़ी दूर पर खड़ी हुई थी और ये सब देख रही थी। वो कहती है, फादर आप चिंता मत करिए, मैं और हस्बैंड वांग जी से बात करेंगे, वो मेरी बात कभी नहीं टालता है। सच यही था कि अपने बड़े भाई और अपनी मदर के बाद वांग जी का किसी की बात मानता था तो वो थी ये शिवू। इधर वांग जी अपने रूम में था, रेस्ट करने की जगह वो इधर उधर रूम में टहल रहा था, क्योंकि अभी भी उसकी आंखों के सामने से उस असैसिन की आंखें नहीं गई थी। मतलब वो उसकी आंखें देख पाया था ना, क्योंकि उस असैसिन का तो फेस कवर्ड था। वांग जी उस रिबन की ओर देख रहा था जो सोल्जर्स ने उसे लाकर दिया था। अंधेरा होने की वजह से वो उसे सही से नहीं देख पाया था। वांग जी उस रिबन पर अपनी उंगली फेरने लगा, तभी उसे उस पर रेड थ्रेड से स्टिच किया हुआ एक वर्ड लिखा हुआ मिला। वो था डब्लू। वांग जी कहता है, डब्लू, ये वर्ड लगता है ये किसी के नाम का इनिशियल है। तुम जो कोई भी हो, मुझे पता है कि ये रिबन तुम्हारे लिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम इसे ढूंढने के लिए जरूर आओगे और मेरा तुम्हारा सामना जरूर होगा। रात भर वांग जी इस बारे में सोचता रहा और कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। इधर विंग जो खुद काफी घायल हो गया था वांग जी के अटैक की वजह से, उसने जिस मेडिसिन को अपने हार्ट पर, चेस्ट पर अप्लाई किया था, उससे वो घाव तो थोड़ा हील हो गया था, लेकिन वो अभी भी बहुत पेन में था। रात भर विंग उस घने जंगल में पेड़ के नीचे बैठा रहा था। वो कब गहरी नींद में चला गया उसे खुद नहीं पता चला। सुबह की जब पहली किरण विंग के फेस पर आकर पड़ी तो विंग की हल्की हल्की आंख खोलने लगी। उसका पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था। उस मेडिसिन का असर काफी अच्छा था, घाव काफी हील हो गया था, लेकिन दर्द अभी भी बरकरार था। विंग तड़प रहा था। तभी विंग शॉक्ड हो गया जब उसने अपने पास एक वाइल्ड एनिमल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। विंग अपनी जगह पर खड़ा हो गया, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने जल्दी से अपनी सोर्ड को निकाल लिया क्योंकि उसे लगा कि वो वाइल्ड एनिमल अभी भी जिंदा है। तभी आवाज आती है, वेवुशियन, फाइनली तुम नींद से जाग ही गए। मुझे तो लगा था कि तुम्हें मुझे उठा करके ही ले जाना पड़ेगा। विंग एकदम से चौंक गया। उसने जब अपनी नजरें ऊपर की ओर उठाई तो उसने देखा कि जिस पेड़ के नीचे उसे रात बिताई थी, उसी पेड़ की टहनी पर एक पर्सन जिसने ब्लैक क्लॉथ्स पहने हुए थे वो बैठा हुआ था। विंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बोला, शुयांग, तुम यहाँ? तो शुयांग पेड़ से नीचे उतरा और बोला, वेवुशियन, किस्मत अच्छी थी तुम्हारी जो मैं तुम्हारे पीछे पीछे था, नहीं तो अभी तक तुम इस वाइल्ड एनिमल के स्टमक में होते और हम सब तुम्हें ढूंढ रहे होते। विंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो शुयांग कहता है, ये वाइल्ड एनिमल तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला था, वो तो मैंने इसकी लाइफ को एंड कर दिया। विंग ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि पेन उसको खड़ा नहीं होने दे रहा था। तभी शुयांग विंग के थोड़ा नजदीक आया और बोला, वेवुशियन, अगर तुमसे सेकंड प्रिंस की जान नहीं ली जा रही है तो मुझे तुम बता दो, मैं तुम्हारी जगह ये काम कर दूंगा।
और तुम्हें पता है ना कि मैं अपना काम पूरी तरह से करता हूँ। और फिक्र मत करो, इसका क्रेडिट तुम्हें ही मिलेगा। शियांग की बात सुनते ही विंग कहता है, नहीं, ऐसा नहीं तुम करोगे। मुझे ये काम दिया गया है तो मैं ही सेकंड प्रिंस लान वांगजी की जान लूंगा। शियांग प्लीज, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। ये बात लॉर्ड तक नहीं जानी चाहिए कि मैं अपने काम में अनसक्सेसफुल हो गया, क्योंकि अभी भी मेरे पास वक्त है, नहीं तो वो मेरी फैमिली को जीने नहीं देंगे। ये सुनते ही शियांग हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वे वुशियन, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या हो, मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ? ये सुनते ही विंग ने अपने कदम पीछे कर लिए और कहा, शियांग, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है। तभी शियांग ने कहा, हाँ हाँ पता है मुझे, वे वुशियन, मैं कभी भी लाइन को क्रॉस नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। अच्छा आप चलो यहाँ से, या फिर इसी जंगल में रहने का इरादा है तुम्हारा और सारे जंगली जानवरों से मुकाबला करना चाहते हो अपनी इस हालत में? विंग कहता है, लेकिन शियांग, मैं इस कंडीशन में घर कैसे जाऊंगा? शिजे और चेंग का सामना कैसे करूंगा? वो लोग तो मुझसे न जाने कितने सवाल पूछेंगे कि मुझे ये चोट कैसे लगी, मैं रात भर कहाँ था और क्यों नहीं आया, और मैंने क्यों नहीं उन्हें बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। शियांग कहता है, वे वुशियन, मैं तुम्हें शिजे से बताया था कि जंगल में एक वाइल्ड एनिमल ने बहुत लोगों का शिकार किया है, तो मैं और तुम बस उसी को एंड करने के लिए जा रहे हैं। और इस तरह से विंग को एक बहाना मिल गया था अपने घर जाने का। विंग जब घर पहुंचता है तो ऑब्वियसली जो होना था वही हुआ, जो वो सोच रहा था वही हुआ। उसकी शिजे जो कि घर पर मौजूद थी और भाई चेंग जो कि घर से किसी काम से बाहर के लिए गया हुआ था। शिजे जियांग यानली विंग पर बहुत गुस्सा होती हैं। जियांग यानली तो गुस्सा करते करते रोने लगी थी। वो कहती है, आशियान विलेज में इतने सारे लोग हैं, तुम्हें ही क्यों जाना था फॉरेस्ट में? हाँ, क्यों जाना था तुम्हें? क्या तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं और चेंग, हमारा क्या होता? आशियान, तुम हमारी फैमिली हो, तुम्हें हमारी परवाह नहीं है कोई? विंग ऐसे तो बहुत स्ट्रांग था और वो अपना काम भी पूरी तरीके से करता था, और कभी उसने अपने शरीर पर लगी हुई चोटों से अपने ऊपर फर्क भी नहीं पड़ने दिया। लेकिन वो अपनी शिजे को रोते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि उसकी शिजे उसके मदर की तरह थी। विंग की भी आंखें भर आई थी। उसने अपने कान पकड़ते हुए कहा, शिजे, आई एम सॉरी, आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आप और चेंग वरीड हों। कहीं भी जाऊंगा तो आपको बता के जाऊंगा। शिजे प्लीज मत रोइए, नहीं तो चेंग मेरी जान निकाल देगा, आपको पता है ना। यानली ने अपने आंसू पोंछे और कहा, आशियान, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई भी खतरनाक काम नहीं करने दूंगी। जिसको जाना है जहां जाना है जाए, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे तुम? ये सुनकर विंग ने हल्का सा स्माइल किया और कहा, थैंक यू शिजे, हमेशा मेरा ध्यान रखने के लिए और हमेशा मुझे इतना प्यार करने के लिए। यानली ने प्यार से विंग के सिर पर अपना हाथ फेरा और कहा, आशियान, जितना तुम्हें हमारी जरूरत है उतना ही हमें भी तुम्हारी जरूरत है। तभी यानली का ध्यान अचानक से एक चीज पर आकर टिक सा गया। उसका हाथ विंग के सिर पर ही था। वो कहती है, आशियान, तो तुम्हारा रिबन? रिबन का नाम सुनते ही विंग मानो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। उसे तुरंत अपने हेयर्स को टच किया तो उसका रेड रिबन वहां पर था ही नहीं। वो था ही नहीं रेड रिबन जो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट था। विंग पैनिक हो गया, परेशान हो गया। वो अपनी चारों तरफ उस रेड रिबन को ढूंढने लगा। उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि अभी अभी उसको ताज़ा घाव मतलब उसकी बॉडी पर था, लेकिन रेड रिबन तो कहीं मिल ही नहीं रहा था। तभी विंग को याद आता है कि उस घने जंगल में जब उसके प्रिंस लान वांगजी से लड़ाई हुई थी, तब उसने प्रिंस वांगजी पर अटैक किया था और तब वांगजी ने सोर्ड से विंग को घायल कर दिया था और विंग वहां से बच करके भाग रहा था। शायद तभी उसका वो रेड रिबन कहीं गुम हो गया था। यानली ने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, आशियान, तुम परेशान मत हो, तुम्हें तुम्हारा रिबन जरूर मिल जाएगा। विंग ने फोर्सफुली स्माइल किया, क्योंकि वो बता तो सकता नहीं था कि उसका रिबन कैसे और कहाँ गुम हुआ। वो कहता है, हाँ शिजे, हो सकता है यहीं कहीं गिर गया हो। उस इंसिडेंट को लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे।
प्रिंस वांगजी भी अपने काम पर वापस आ चुके थे और इधर विंग भी अपने डेली रूटीन में आ चुका था। लेकिन इन 2 हफ्तों में विंग ने कई बार घर से निकलने की कोशिश करी क्योंकि उसे अपना वो रेड रिबन ढूंढना था, लेकिन यानली ने उसे निकलने ही नहीं दिया क्योंकि उसका घाव हील नहीं हुआ था। फाइनली अब 2 हफ्ते के बाद विंग जब घर से निकलने का उसको मौका मिलता है तो विंग सीधा उस जंगल में गया जहां उसका और प्रिंस वांगजी का मुकाबला हुआ था, आमना सामना हुआ था। विंग हर उस जगह पर अपने रिबन को ढूंढ रहा था जहां से वो गुजरा था। किस्मत से विंग की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वो कहता है, मदर, फादर, आपकी आखिरी निशानी वो रिबन ही था मेरे पास। मैं उसे किसी भी हाल में नहीं खो सकता हूँ। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मैं उसे नहीं खो सकता हूँ। एक वही तो चीज है जो मुझे आपकी याद दिलाती है। विंग यही सारी बातें सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से किसी ने पीछे से उसकी नेक पर सोट रखी और कहा, कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? विंग का हाथ अपनी सोट से थोड़ी दूर पर ही था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस उसे एक मौका चाहिए था पीछे खड़े हुए पर्सन पर अटैक करने का। तभी पीछे खड़े हुए पर्सन ने विंग से कहा, मैंने कुछ पूछा ना, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन विंग कुछ नहीं कह रहा था। तो उस पर्सन ने जबरदस्ती विंग को अपनी तरफ टर्न किया तो विंग शॉक्ड हो गया। वही चेहरा कैसे भूल सकता था? कभी नहीं भूल सकता था, क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं, प्रिंस लान वांगजी का था। विंग ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर रखी थी क्योंकि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता था। वांगजी ने अपने स्वॉर्ड को विंग के नेक के नजदीक लाते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है ना तुमसे? तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। इस घने जंगल में तुम कर क्या रहे हो? विंग ने अपने आप को संभाला और कहा, मैं इधर से गुजर रहा था तो मुझे किसी के चीखने की आवाज आई। कोई मदद के लिए बुला रहा था। ये सुनते ही वांगजी ने कहा, कोई तुम्हें मदद के लिए बुला रहा था? मैं तो कितनी देर से यहीं पर हूँ, लेकिन मुझे तो किसी की आवाज नहीं सुनाई दी। तो विंग कहता है कि शायद आपको नहीं सुनाई दी होगी, लेकिन मुझे आवाज सुनाई दी। वांगजी विंग के और करीब आ गया और बोला, या फिर तुम अपनी किसी चीज को ढूंढने के लिए यहाँ आए हो जो इतना परेशान लग रहे हो। विंग शॉक्ड हो गया था। वांगजी कैसे उसे समझ सकता था, लेकिन वो अपने फेस के एक्सप्रेशंस को चेंज नहीं कर सकता था क्योंकि उसे सबको अच्छे से पता था कि प्रिंस लान वांगजी बहुत इंटेलिजेंट थे। वो दुश्मन के हर एक मूव को समझते थे। वांगजी विंग की आंखों की तरफ देख रहा था। वो विंग के इतना करीब आ गया था कि बस उसकी और विंग के लिप्स टच करने ही वाले थे। विंग अपने कदम पीछे करने लगा। तभी वांगजी ने उसकी कमर से उसे पकड़ लिया और उसके कान के पास धीरे से कहा, अगर तुम अपनी जान गंवाना चाहती हो ना, तो अपने कदम पीछे रखना। अब मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर तुम्हारी जान जाती है। विंग की हार्ट बीट तेज हो गई थी। उसके पीछे थोड़ी दूर पर एक जहरीला सांप था। विंग की हार्ट बीट जो तेज हुई थी वो किसी फीलिंग की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से था। डर इस बात का था कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, वो पकड़ लिया जाएगा कि वही असैसिन था। और अगर एक बार प्रिंस वांगजी को पता चल गया कि विंग ही वो असैसिन था जिसने उस दिन वांगजी पर अटैक किया था, तो शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वांगजी ने तभी विंग को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, इधर आओ। उन्होंने इसलिए ऐसा किया था ताकि उस सांप को जाने की जगह मिल जाए। विंग और वांगजी एक दूसरे के और ज्यादा क्लोज आ गए थे। वांगजी कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैंने इन आंखों को पहले भी कहीं देखा है। विंग ने अपनी नजर नीचे कर ली और कहा कि मैं जंगल में पहली बार आया हूँ। वांगजी ने तभी अपना हाथ विंग की कमर पर से हटाया और उससे दूर हो गया। विंग को ऐसा लगा जैसे उसकी जान में जान आई हो। प्रिंस वांगजी कहते हैं, शाम होने वाली है और जितना जल्दी हो सके इस जंगल से बाहर निकल जाओ और आज के बाद यहाँ फिर कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ की गारंटी नहीं ले पाऊंगा। अगली बार ये जो तलवार तुम्हारी नेक तक आई थी, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। विंग की हार्ट बीट अभी भी कंट्रोल में नहीं थी। वो कहता है, थैंक यू। ये अगर विंग वहां से जाने लगा तो वांगजी ने कहा, एक मिनट रुको, क्या तुम उस पर्सन को नहीं ढूंढोगे जिसके तुमको चीखने की आवाज आई थी? तो विंग ने कहा, नहीं, जब आप कह रहे हो कि यहाँ पर कोई नहीं है तो फिर कोई नहीं होगा। वांगजी कहता, तुम सच में यहाँ किसी चीज को ढूंढने के लिए नहीं आए हो? तो विंग ने मजबूरी में कहा, नहीं,
मैं किसी चीज़ को ढूंढने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर उसने तभी कहा कि कोई बात नहीं है, नहीं मिल रही है तो मिल जाएगी। यहाँ पर वो बात अपनी रिबन की कर रहा था, रेड रिबन की। वांग जी अभी भी एकटक बींग को देखे जा रहा था, जैसे कि वो किसी को उसमें ढूंढ रहा था। वो बोला, मुझे उस असैसिन की आईज क्यों याद आ रही हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वही है? लेकिन अगर ये वो होता तो ये मेरे ऊपर अटैक करते, चुपचाप न रहता। वी ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी और कहा, प्रिंस वांग जी, जितनी जिंदगी जीना है जी लीजिए। अब आपकी जिंदगी के दिन, आखिरी दिन बहुत नजदीक आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको स्टोरी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर अभी के लिए बाय बाय एवरीवन, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर बाय बाय एवरीवन अभी के लिए।